अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अभी पिछले दिनों में बजट आया है 2025 और 2026 का। जब बजट आने वाला था तो एक पॉडकास्ट की और उसके साथ साथ जब बजट आ चुका है तो मैंने एक क्विक सी वीडियो फौरी तौर पर बना दी थी कि इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हर सेक्टर के ऊपर स्टॉक मार्केट के इस बजट का क्या असर पड़ा है। तो इसको हम डिटेल में कवर करेंगे और इसके साथ साथ जो ईरान इसराइल की वॉर स्टार्ट हो गई है तो उसकी वजह से कोई भी जियो पॉलिटिकल जो इवेंट इस तरह का होता है उसका भी मार्केट पर काफी नेगेटिव असर पड़ता है। तो उसका क्या असर पड़ा है, इन चीजों के तनाजुर में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इसे आप एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो बजट है वो प्रो स्टॉक्स आया है और जो स्टॉक मार्केट है उसने रैली की है पिछले वीक में काफ़ी तेज़ी के साथ, तकरीबन 2000 पॉइंट्स प्लस, जिसकी वजह से जो मार्केट है वो 12 जून को तकरीबन 1,26,000 से भी ऊपर ऑल टाइम हाई बना चुकी थी। जैसे ही इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर तो उसकी वजह से मार्केट को एक दफ़ा धचका लगा। कोई भी ऐसी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो बनती है उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी गैर यकीनी हो चुकी है। तो उसकी वजह से मार्केट भी आपको नजर आ रहा है कि थोड़ा सा डिप में गई हुई है। तो आइए चलते हैं, जरा देखते हैं कि जो बजट है इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया था। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुए थे। अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी की, तो इसके ऊपर बजट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, क्योंकि बजट में विद होल्डिंग टैक्स को कम कर दिया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। इसके साथ साथ जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी पहले वो 7% थी, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया है। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्सेस होते थे प्रॉपर्टी की सेल पे या फिर उसकी ट्रांसफर पे, उसको 2.5% की रेंज में लाया गया है। पहले ये 3 से 4% की रेंज में होते थे। इसके साथ साथ जो टैक्स क्रेडिट को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो मॉर्गेजेस हैं, अगर आप घर का मॉर्गेज करते हैं जो कि छोटे घर हैं 10 मरले तक के या फिर 1800 स्क्वायर फीट से कम का अपार्टमेंट है, मॉर्गेज कहते हैं, जो आप हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए या हाउस बाइंग के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पड़ता है। तो बेसिकली जो इंटरेस्ट पड़ता है उसको पार्शली रिड्यूस कर दिया जाएगा अगर आप टैक्स पेयर हैं। ये एक अच्छा स्टेप है, मेरे ख्याल में ये चीज़ें पॉजिटिव स्टेप्स हैं और इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है उसको भी थोड़ा सा फायदा होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, 40 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो प्रॉपर्टी से इम्पैक्ट होती हैं, तो जिनमें स्टील और सीमेंट सरे फहरिस्त है। तो इसका असर सीमेंट पे भी पॉजिटिव पड़ेगा और इसके साथ साथ इसका असर स्टील पे भी पॉजिटिव पड़ने वाला है। इसके अलावा स्टील में एक और चीज़ हुई है कि जो फाटा और पाटा की जो सेल्स टैक्स एग्जम्पशन होती थी उसको भी फेज वाइज रिमूव किया जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव कदम है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जैसे बजट अनाउंस हुआ है उसके साथ ही सीमेंट के स्टॉक्स और स्टील के जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर की तरफ गए हैं। आगे चलते हैं, तो जो बजट का इम्पैक्ट फार्मास्यूटिकल पे हुआ है वो भी पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि उसमें रिडक्शन प्रपोज की गई है कस्टम ड्यूटीज के ऊपर। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं उनके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस करने की तजवीज़ दी गई है। तो इसकी वजह से इसका असर फार्मा पे भी पॉजिटिव हुआ है। आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी नेगेटिव है, बिकॉज ई कॉमर्स के जो टैक्स है उसको इजाफा करके 18% कर दिया गया है। जो भी चीज़ें हम घर में उगाते हैं दराज की तरह के, ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसने अपने आप को खुद ही ग्रो किया है, लेकिन अब जब वो ग्रो हो चुकी है तो गवर्नमेंट उसमें से अपना कट लेना चाह रही है। लेकिन मेरा ख्याल है ये इतना ह्यूज टैक्स है कि इसके थ्रू इसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा, इनके मार्जिन काफ़ी स्क्वीज हो जाएंगे। इसके साथ-साथ अगर हम देखें कि दूसरी चीज़ जो हुई है वो ये है कि जो एडवर्टाइजिंग होती है ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे, उसके ऊपर 5% सेल्स टैक्स सर्विसेज़ पे लगाया जा रहा है, उनके एड्स के ऊपर। और उसकी वजह से आई थिंक दैट इज़ जस्टिफाइड ऑन गूगल एंड मेटा, दैट शुड बी ओके। इसके साथ-साथ जो सैलरीड क्लास है, जो आईटी वर्कर्स हैं, इनके ऊपर टैक्सेस में कोई ख़ास कमी नहीं लाएगी। वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको काफ़ी ज़्यादा स्टीप टैक्सेशन का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्रेन ड्रेन होता रहा है पिछले 1 से 2 सालों में। पाकिस्तान से लोग छोड़-छोड़ के स्पेशली जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो जा रहे हैं। तो इस चीज़ को कमी करने में कोई ख़ास बेहतरी गवर्नमेंट नहीं लेके आई, क्योंकि 1 से 2% टैक्स कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट टैक्स ब्रेक इनको नहीं मिल रही। आईटी की अगर टैक्सेस की बात की जाए, उसके अंदर जो एग्ज़म्पशन या रिडक्शन की गई है, वो इतनी मिनिमल है कि जो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जुनैद, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी अच्छी बात की कि उन्होंने मिसाल दी कि अगर आपकी सैलरी 60,000 के करीब है पर मंथ, तो आपको गवर्नमेंट ने बेसिकली एक बिरयानी की प्लेट फ्री, इतना टैक्स छूट दिया कि आप एक बिरयानी की प्लेट इसमें ले सकते हैं। और अगर आपकी सैलरी 2 लाख तक है तो आप तकरीबन इसके अंदर एक बर्गर खा सकते हैं, एक मील ले सकते हैं बर्गर का। अगर आपकी सालाना सैलरी कोई 10-15 लाख से 20 लाख की रेंज में है तो फिर आप एक पिज़्ज़ा लार्ज मंथली खा सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स नॉट सिग्निफिकेंट रिलीफ और इसीलिए वो अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं
और उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट थोड़ा सा इसमें चेंजेस लेके आएगी। बस एक तरफ से बातें की जा रही होती हैं कि आईटी इंडस्ट्री को हम कम्पीट करेंगे इंडिया के साथ, इंडिया बहुत आगे जा रहा है, हमसे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ इस किस्म की कदगनें लगाई जाती हैं आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ में, जिसकी वजह से जो नौजवान हैं वो ये समझते हैं कि बेहतर ये इसी में बेहतरी है कि या वो बाहर चले जाएँ, या जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो कहते हैं यार जो मार्केट है जहाँ पे टैक्सेस कम लगाए जाते हैं, जैसे दुबई है, यूएई है, तो फिर उन कंट्रीज़ में जाके वो सेट हो जाते हैं, वहाँ से अपने बिज़नेसेस को रन करते हैं। तो इसको एड्रेस करने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर बजट का इम्पैक्ट देखा जाए इन्वेस्टिंग के ऊपर, तो इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट जैसे जिसमें इनकम फंड्स होते हैं और ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, उनके ऊपर टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया गया है फ्रॉम 15% टू 20%। इसके अलावा एक पॉजिटिव चीज़ जो हुई है, जो मैंने पहले बताई है कि जो टैक्स क्रेडिट ऑन मॉर्गेजेस हैं, वो एक अच्छी चीज़ है कि जो कुछ इंटरेस्ट है आपका जो आपकी मॉर्गेज पेमेंट के ऊपर होगा, उसको वेव ऑफ कर दिया जाएगा इफ़ यू आर अ टैक्स पेयर। अगर बात की जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो ये बजट उनके लिए काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि उसमें जीएसटी को इंक्रीज़ कर दिया गया है 850 सीसी गाड़ियों के लिए। तो इसके साथ-साथ नॉन फाइलर्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि वो 850 सीसी से अबव की गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते। तो नॉन फाइलर्स को इस बजट में ठीक-ठाक कदगनें उनके ऊपर लगाई गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, और इसका मकसद यही है कि उनको टैक्स नेट में लेके आना है। लेकिन मेरे ख्याल में इससे बेहतर भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट फ़ोकस कर रही है कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा के यहाँ से टैक्सेस की जो शॉर्टफॉल है उसको बढ़ाया जा सके। अगर बात करें टैक्सेस के शॉर्टफॉल की, तो बेसिकली जो एफबीआर है, उसकी जो टारगेट था कलेक्शन का लास्ट वाला, उससे उससे वो कम हदफ अपना अचीव कर पाए हैं पिछले साल में। और प्राइमरीली इसकी बुनियादी वजह ये है कि कुछ शोबे ऐसे हैं, कुछ इंडस्ट्री सेक्टर या सेक्टर्स ऐसे हैं जो टैक्स बिल्कुल नहीं देते। जैसे हम अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, जो हमारी इकॉनमी का 22% है, लेकिन उसमें से जो टैक्स की वसूली है वो सिर्फ 0.1% होती है। इसके साथ-साथ जो दूसरा रिटेल सेक्टर है, वो भी टैक्स देने से बिल्कुल इनकारी है। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि ना सिर्फ जो जिसे कहते हैं ना मरे हुए को मारना, कि अगर आपने सैलरीड क्लास से ही सारा कुछ निकालना है, टैक्स निकालना है, तो उसके साथ-साथ कोशिश करें कि थोड़ा-सा रिटेल के ऊपर भी स्टेप वाइज़, फेज़ वाइज़ मैनर में उनसे भी टैक्सेस आहिस्ता-आहिस्ता लेने शुरू करें और आहिस्ता-आहिस्ता उसको बढ़ाएँ। क्योंकि अभी तक तो टैक्स देने से रिटेल सेक्टर बिल्कुल इनकारी है। इसके साथ-साथ अगर दूसरे सेक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट देखें, तो रिफाइनरीज़ जो हैं उनके अंदर कोई चेंज नहीं आई, क्योंकि देयर इज़ नो चेंज इन जीएसटी फॉर रिफाइनरीज़। जहाँ तक बात है आईपीपीज़ की, तो ये बजट उनके लिए न्यूट्रल या पॉजिटिव है, क्योंकि इस बजट में आईपीपीज़ के लिए अमाउंट एलोकेट कर दिया गया है, जो सर्कुलर डेट का इश्यू है उसको रिज़ॉल्व करने के लिए। बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए, तो वो न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं नॉन फाइलर्स के ऊपर। जैसे जो उनका इंटरेस्ट इनकम है उसके ऊपर टैक्स में इजाफा कर दिया गया है फ्रॉम 15% टू 20%। इसके साथ-साथ कैश विथड्रॉल्स अगर नॉन फाइलर करते हैं, तो उसके ऊपर जो विथहोल्डिंग टैक्स है उसको 0.6 से 0.8% इंक्रीज़ कर दिया गया है, अगर वो 50,000 रुपए से ज़्यादा विथड्रॉ करते हैं। टेक्सटाइल की बात करें तो वो न्यूट्रल है, पावर सेक्टर भी न्यूट्रल है, फर्टिलाइज़र न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। तो ये बेसिकली वो शोबे हैं जो ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज़ बेसिकली द इम्पैक्ट ऑफ द बजट। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, कि ओवरऑल जो ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इनके ऊपर ये बजट का इम्पैक्ट रहा है जो हमें देखने में आया है। पिछले वीक में स्टॉक में ठीक-ठाक तेज़ी देखने में आई थी, और केएसई 100 इंडेक्स जो है वो 2000 पॉइंट्स जंप करके अपनी ऑल टाइम हाई पे चला गया था, 1,26,000 पे। सो उसके बाद जो सिनेरियो बना, देखने में ये आ रहा था कि अभी इसकी फोरकास्ट यही है कि इसने आइंदा 130 के को क्रॉस करना है, बल्कि इस साल ये शायद 150 के को भी क्रॉस करे। काफ़ी बुलिश इसका ट्रेंड नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सारे काफ़ी पॉजिटिव हैं। ईरान और इज़राइल जंग के तनाज़ुर में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब जंग होती है तो उसकी वजह से जो ओवरऑल बैन अल-अक़वामी मंडी है उसमें क्रूड ऑयल की कीमतों में इज़ाफ़ा होता है, जिसकी वजह से जो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी होता है। यहाँ पे जो पेट्रोल की कीमतें हैं, फ्यूल की कीमतें हैं, वो भी बढ़ जाती हैं। उसकी वजह से फिर सारी अशिया खुर्द-व-नोश भी महँगी हो जाती हैं। ट्रिपल इफ़ेक्ट होता है सारे मुल्कों की इकोनॉमीज़ के ऊपर। तो इसकी वजह से हमें मार्केट में थोड़ा-सा डाउनवर्ड ट्रेंड देखने में आया पिछले 2 से 3 दिनों में। चूँकि ईरान और इज़राइल के दरमियान जो सूरत-ए-हाल है वो मज़ीद कशीदा होती जा रही है, तो ये ओवरऑल एक अनसर्टेनिटी को जन्म दे रही है, जिसकी वजह से अभी जो स्टॉक मार्केट है वो भी नीचे की तरफ जा रही है। आज जो केएसई 100 है वो 122 के पे था, और लेट्स सी कि अब इसका क्या ट्रेंड बनता है। लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बजट का स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ा है और डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर क्या असर पड़ा है। आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफरेंट स्टॉक्स कौन से ऐसे हैं जो हमें अब खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है इसको इस तनाजुर में देखना। मैंने इस साल के स्टार्ट में अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, तो उसमें मैंने डिटेल में आपको मल्टीपल 2-3 वीडियोस में बताया था कि कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, स्पेसिफिकली कंपाउंडिंग के लिए कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको उन सारे स्टॉक्स का जायज़ा लूँगा
कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो पोर्टफोलियो का हिस्सा है मेरे। तो ये जो सारी सूरत-हाल बनी है पिछले 2 से 3 महीनों में, इसके तनाज़ुर में मेरे पोर्टफोलियो में क्या तब्दीलियाँ आई हैं? क्या जो मैंने स्टॉक्स चूज़ किए थे, उन्हीं के अंदर मैंने मज़ीद इन्वेस्टमेंट किया या मैंने उसमें से कुछ निकाला है? क्या पिछले दिनों में जो टैरिफ की सूरत-हाल बनी थी और उसके बाद जो पाकिस्तान की जो बजट की सूरत-हाल बनी है और उसके बाद अब जंग की जो सूरत-हाल बन रही है, तो लास्ट टाइम टैरिफ की वजह से डिप आया था या फिर जो पाकिस्तान इंडिया जंग की वजह से डिप आया था, तो मैंने मेरी हिकमत अमली क्या थी, ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें कि आपका इस बजट के बारे में क्या ख़्याल है और आप इसे कैसे देखते हैं? और इसके साथ-साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ख़ास मौज़ू के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो लेट अस नो इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।